दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रजाप्तम लेंडे सर, जो कि आप एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हो। नमस्ते सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो विंटर सीजन जो पर्टिकुलर चल रहा है, उसमें देखा कि आर्थो रिलेटेड डिजीज जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये काफ़ी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। विंटर सीजन आया है, उसके वजह से अपने यहाँ पे ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको अपन संधिवात बोलते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम्स है। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स यानी उम्र के हिसाब से होने वाला ये वात रोग है। तो ये विंटर में ये चीज ज़्यादा प्रमाण में अपने यहाँ पे ओपीडी में आती है, यानी पेशेंट के घुटने एकदम से दर्द होने लग जाते हैं। इसको अपन संधिवात बोलते हैं, इंग्लिश में अपन ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट विंटर में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। सर, आमतौर पर ये भी देखा गया कि काफ़ी जो पेशेंट है उनमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, साइटिका के, स्लिप डिस्क के और स्पाइन्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए, विंटर में हो रहा है कि पर्टिकुलरली ये कंटिन्यूस चल रही है प्रोसेस? नहीं, ये सब जो बीमारियां हैं, फ्रोजन शोल्डर रहे या साइटिका रहे, ये सब बीमारियां हैं। ये विंटर में आने वाली बीमारियां नहीं है। ये कोई तो भी पेशेंट के रोज के दैनंदिन जीवन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, जैसा डायबिटीज के वजह से फ्रोजन शोल्डर आता है, डिस्क का जो प्रॉब्लम है, कोई किसी का जो वर्क स्टाइल रहता है वो वजन उठाने का रहता है या आगे झुक के ज़्यादा काम करने का रहता है, उसके वजह से स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। साइटिका एक ऐसा प्रॉब्लम है, कोई लोग पीछे में वॉलेट में अपने वॉलेट रखते हैं अपने पीछे के पैंट के इसमें, तो उसके वजह से कॉम्प्रेशन आता है साइटिक नर्व में, उसके वजह से साइटिका होता है। तो ये विंटर में आने वाले बीमारियां नहीं है। ये जो भी बीमारियां हैं, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण आने वाली बीमारियां हैं, या पेशेंट को कोई दूसरा डिसीज है उसके कारण आने वाली है सब बीमारियां हैं। सर, काफ़ी यंगस्टर्स में हम देखते हैं कि उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज बोलो, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है, और सनराइज एक्सपोज भी नहीं करते अपनी बॉडी में। तो मुझे ये बताइए, इसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे, खासतौर पर हड्डियों पे, किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। ज़्यादातर आपने जो बोला, काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। स्टीरॉइड जब ज़्यादातर पेशेंट जो लेते हैं, गांव खेड़े में बहुत रैम्पेंट प्रैक्टिस चलती है, डॉक्टर्स लोग गांव में थोड़ा ज़्यादा स्टीरॉइड की मात्रा वगैरह पेशेंट को देते हैं, उसके कारण अवैस्कुलर नेक्रोसिस, जिसको अपन एवीएन बोलते हैं, उसका प्रमाण हिप जॉइंट में खूब बढ़ गया है। दूसरी चीज आपने जो पूछी थी कि सनलाइट एक्सपोजर ना लेवे, सनलाइट एक्सपोजर न लेने के वजह से अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुआ है, आज अपन एसी में रहते हैं, अपने को धूप का प्रमाण मिलता ही नहीं है, यानी अपन धूप में जाना ही नहीं चाहते हैं। कार में एसी, घर में भी एसी, काम जहाँ पे करते वहाँ पे भी एसी, उसके वजह से हड्डियाँ का जो क्वालिटी रहता है वो काफ़ी पुअर हो रहा है। उसके वजह से पेशेंट की हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो रही है, और उसको अपन ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं करके, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण काफ़ी प्रमाण में बढ़ रहा है। सर, ये भी देखा गया कि जब कोविड पीक पे था, तब पेशेंट्स को बचाने के लिए स्टेरॉइड इंटेक किया गया था लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में। तो आज देख रहे हो उसका इम्पैक्ट यंगस्टर्स लोगों पे ऐसा हो रहा है कि इनको जॉइंट पेन्स काफ़ी बढ़ गए हैं, एविस्कुलर नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, हेड ऑफ ह्यूमर की बीमारी भी बढ़ गई है। तो आप बताइए, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आते हैं, तो उसका किस तरह से डायग्नोसिस होता है, क्या उसकी प्रोसीजर से, उस बारे में बताइए। बेसिकली कोविड में जो स्टेरॉइड दिया गया है, उसके वजह से हिप जो जॉइंट रहते हैं अपने, जो कुल्ले रहते हैं, वो कुल्ले में काफ़ी उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ है, यानी उसमें ज़्यादातर अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड या अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, ये जो बीमारी है, ये कोविड होने के बाद में जो लोगों ने स्टीरॉइड का प्रमाण ज़्यादातर लिया है, उनको अवैस्कुलर नेक्रोसिस काफ़ी पेशेंट में पाया गया है। अभी उसको अपन मैनेज कैसा करते हैं, आपने जो पूछा है, स्टेज 1 को तो अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके मैनेज कर सकते हैं, पर स्टेज 2 और स्टेज 3 में अपने को
उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट करके एक सर्जरी होती है जिसमें अपन तो हिप बॉल पूरा चेंज करते हैं, यानी रीसर्फेस करते हैं। तो वो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। फर्स्ट स्टेज में अपन कंजर्वेटिव कर सकते हैं, यानी मेडिसिन से वगैरह उसको बचा सकते हैं, पर सेकंड और थर्ड स्टेज में अपने को उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करके ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो जिन्हें सिकल सेल है तो Yes. उसका इम्पैक्ट किस तरह से गिरता है उसको नेक्रोसिस पे? सिकल सेल के पेशेंट को भी काफ़ी पेशेंट्स को एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट होता है, एवीएन होता है। उसको भी वही है कि ब्लड की मात्रा को संभालते हुए, यानी ब्लड की मात्रा को एडिक्वेट रखते हुए, कंप्लीट रखते हुए, वो भी पेशेंट को मैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सजेस्ट करता हूँ और हम करते भी है यहाँ पे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी के थ्रू अपन ये इसको हिप को बचा सकते हैं क्या, या हिप से सर्जरी के थ्रू बचा सकते हैं? हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी, सपोज आपने जो बोला कि स्टेज 1 सपोज होता है पेशेंट को, एवीएन का स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 में अपन थोड़ा डिकम्प्रेशन करके एक सर्जरी आती है जिसमें अपन ड्रिल्स करते हैं हिप जॉइंट में, ताकि उनका ब्लड सप्लाई है जो हिप जॉइंट का वो और अच्छा बना रहे, उसके और अच्छे से होए करके अपन सर्जरी कभी कभी पेशेंट्स को बताते हैं। जो जहाँ पे हिप एकदम ज़्यादा खराब नहीं है, जहाँ पे स्टेज 2 नहीं है, स्टेज 3 नहीं है, तो स्टेज 1 में अपन हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी कोर डिकम्प्रेशन करके अपन हिप को प्रिजर्व कर सकते हैं। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर प्रजक्तम लिंडे सर आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपका एड्रेस भी हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। उसका नंबर और एड्रेस देख के बहुत से लोग आपको डायरेक्ट ऑनलाइन कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और इवन विजिट भी कर सकते हैं हॉस्पिटल में। तो लिंडे सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए किस तरह के एक लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि ये आर्थो रिलेटेड डिजीज को कंट्रोल कर पाए। ऑर्थो रिलेटेड डिसीज को कंट्रोल करने के लिए अपना लाइफस्टाइल, सबसे पहले एटलीस्ट 1 घंटा वॉक करना चाहिए पेशेंट ने। दूसरी भी बात, सनलाइट एक्सपोजर एडेक्वेटली लेना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो भी आधा घंटा 1 घंटा आप कुर्सी पे बैठे और सनलाइट की मात्रा लीजिए। और आपके खाने में ज़्यादा तेल वाली चीज़ें मत रखिए, मसाले वाली चीज़ें मत रखिए। प्रोटीन डाइट आप ले सकते हो, पर तेल और मसाले का प्रमाण काफ़ी कम रखना है खाने में। और दूध वगैरह आप ले सकते हो, सपोज आप वेजिटेरियन हो तो आप दूध वगैरह पी सकते हो, पनीर खा सकते हो, दूध की बनाई हुई कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। और नॉनवेज खा रहे हो तो आप चिकन, अंडे, मटन, ये सब चीज़ें खा सकते हो। उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ अच्छी मजबूत रहेगी। और 1 घंटा जो वॉक मैंने बोला है वो रखना ही है। और थोड़ा सा योगा भी करना चाहिए, प्राणायाम वगैरह आपने करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, 1 आधी घंटा, जिसको मेडिटेशन अपन बोलते हैं, वो भी करना चाहिए। दूर दराज के दर्शक आपको, डॉक्टर लिंडे सर आपको लाइव देख रहे हैं। Yes. तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जब आपके हॉस्पिटल में पेशेंट देख के विजिट करते हैं तो आप ये बताइए किस तरह के मॉडर्न फैसिलिटीज है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल उस बारे में, किस तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल अपने हॉस्पिटल में उस बारे में। मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, तो मेरे यहाँ पे ज़्यादातर जॉइंट रिप्लेसमेंट का काफ़ी काम होता है। तो मेरे यहाँ पे सभी होता है, फ्रैक्चर के पेशेंट है, फ्रैक्चर हम मैनेज करते हैं, सभी प्रकार के फ्रैक्चर को हम ऑपरेशन के द्वारा मैनेज करते हैं, या जहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है ऑपरेशन करते हैं, जहाँ पे कंजर्वेटिव होता है, यानी जहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत नहीं हो वहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे स्पाइन के ऑपरेशन होते हैं, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसके भी ऑपरेशन होते हैं। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे सांधा प्रत्यारोपण तो मैंने बोला ही, नी रिप्लेसमेंट काफ़ी मात्रा में होता है, और कुल्ला प्रत्यारोपण जो जहाँ पे अपन हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं एवीएन के पेशेंट्स को, वो भी हमारे यहाँ पे ज़्यादातर होता है। चौथी चीज़, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटी जो रहती है, यानी छोटे बच्चों के हड्डियों में जो टेढ़ापन रहता है, उसका भी इलाज हमारे यहाँ पे होता है। हमारे यहाँ पे लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है जो दूरबीन द्वारा हम करते हैं, जिसको हम ऑर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑर्थोस्कोपिक लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होता है, गद्दियाँ फटती है तो उसको भी हम रिपेयर करते हैं ऑर्थोस्कोपिक ट्रीटमेंट के द्वारा। और हड्डी के रिलेटेड जो भी सब चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे होती है, चाहे वो छोटे बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक। अस्थि के जो कैंसर है, अस्थि के यानी हड्डियों के जो कैंसर्स है, हड्डियों के जो इन्फेक्शन है, हम सभी प्रकार की हड्डियों की बीमारियां यहाँ पे ट्रीट करते हैं।
डॉक्टर प्रजाप्तम, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो हॉस्पिटल है काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पेशेंट्स यहाँ रिकवर होके गए। Yes, जैसे कि पेशेंट ने आपको सुना, आपने परामर्श दिया उनको, Yes, yes. और हर तरह की फैसिलिटीज अपने हॉस्पिटल में उपलब्ध है। Yes, sir. वे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। यस सर, तो आपने हमारे चैनल से चर्चा की उस बारे में, धन्यवाद सर। थैंक यू।